मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हाउ पवन कल्याण चेंज्ड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एवर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वह आदर्श गुप्ता। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। और जो यहाँ दिखता है ना ये पवन नहीं आंधी है। ये पवन नहीं आंधी है। कुछ इस तरह से नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण को एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया था। अब पवन कल्याण के फिल्मी करियर को देखते हुए उनको ये उपाधि दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर नरेंद्र मोदी का उनको ये कॉम्प्लीमेंट उनके फिल्मी करियर नहीं बल्कि पॉलिटिकल करियर को लेकर था। और ये कॉम्प्लीमेंट, ये शाबाशी उन्हें मिले भी क्यों ना। आखिर पवन कल्याण ही वो चेहरा है जिनके लीडरशिप ने आंध्र प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में सभी को हैरान कर दिया। पवन कल्याण की लीडरशिप में उनकी जनसेना पार्टी ने एनडीए अलायंस का पार्ट रहते हुए टोटल 21 असेंबली सीट्स और 2 लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़ा था और 100% का स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये सारी सीट्स जीत ली। और सिर्फ यही नहीं, पवन कल्याण आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। बट आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि ये हुआ कैसे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा फेरबदल आया। एक ऐसा राज्य जहां पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे बड़े नेता भी फेल हो गए, वहां पे एक एक्टर से पॉलिटिशियन बड़े नेता ने इतना बड़ा बदलाव कैसे लाया। आखिर पवन कल्याण की सफलता की रेसिपी क्या है और कैसे उन्होंने इतने कम समय में अपनी फिल्मी पॉपुलैरिटी को पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट किया। ये वीडियो आपको इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगा और आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि कैसे एक एक्टर 10 साल बेसिक्स पे काम करके एक प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का पॉलिटिकल इतिहास बड़े बड़े लीडर्स और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से भरा रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था और इसीलिए 1953 से लेकर 1983 तक कांग्रेस ने यहां के सभी स्टेट इलेक्शंस में जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस के इस वर्चस्व को चैलेंज किया तेलुगु एक्टर एनटी रामाराव एके एनटीआर की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने। एंड जस्ट टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट, आरआर वाले जूनियर एनटीआर इन्हीं के ग्रैंडसन है। तेलुगु देशम पार्टी के फॉर्मेशन के सिर्फ 9 महीने बाद लोगों ने इस पार्टी को सत्ता सौंप दी और 1983 में एनटीआर आंध्र प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी में पावर को लेकर टसल चलता रहा और दोनों पार्टीज के बीच अगले 1 दशक में स्टेट इलेक्शंस में अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ। लेकिन इसी बीच एनटीआर के सन इन लॉ चंद्रबाबू नायडू ने एमएलएस का सपोर्ट लेकर तेलुगु देशम पार्टी की लीडरशिप हासिल कर ली और 1995 इलेक्शन में जीत हासिल करके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। और 1995 से 2004 तक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। उनके दोनों ही टेन्योर में काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और मेजरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ को पुश किया गया। उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा था कि हैदराबाद में मॉडर्नाइजेशन हुआ और कई इन्वेस्टमेंट्स आई। लेकिन इसके बावजूद वो 2004 और 2009 में इलेक्शंस हार गए और इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने वाईएस राजशेखर रेड्डी की लीडरशिप में इलेक्शंस जीते। वाईएस राजशेखर रेड्डी 2004 से 2009 तक सीएम रहे। 2009 के इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2009 में इलेक्शन जीतने के कुछ टाइम बाद ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सीएम की कुर्सी पहले लगभग 1 साल के लिए कांग्रेस के कोनिजेटी रोसैया को मिली और फिर 2010 से 2014 तक इसे नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने संभाला। पर फिर आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल सेटअप में एक बड़ा ट्विस्ट आया और उस ट्विस्ट का नाम था वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी के ही बेटे थे। जगनमोहन रेड्डी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ 2009 में कडपा से एमपी बनने के साथ की थी। लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 2011 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम था वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी। 2014 इलेक्शन में वाईएसआरसीपी फेवरेट पार्टी थी और उसने 45% वोट शेयर भी जीता। लेकिन टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी को मिले 47% वोट्स और सिर्फ 2% वोट डिफरेंस के चलते वाईएसआरसीपी 175 में से सिर्फ 67 सीट्स जीत पाई और सरकार बनाई तेलुगु देशम पार्टी ने। लेकिन कहानी बदली 2019 के इलेक्शन में, जहां पर वाईएसआरसीपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। असेंबली इलेक्शंस में उनकी पार्टी ने 175 में से 151, तो वहीं लोकसभा इलेक्शंस में 25 में से 22 सीट्स को अपने नाम किया। इस तरह वाईएस जगनमोहन रेड्डी 2019 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए और 2024
2024 तक सीएम की कुर्सी संभाली। दोस्तों आंध्र प्रदेश के इन सारे पॉलिटिकल ट्विस्ट के बीच 2014 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा, क्योंकि 2014 के आसपास तेलंगाना राष्ट्र समिति के फाउंडर के चंद्रशेखर राव की लीडरशिप में तेलंगाना मूवमेंट चरम पर पहुंच गया और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया, जिसके बाद दोनों स्टेट्स की पॉलिटिक्स में कई चेंजेस आए। तेलंगाना को जहां बाइफर्केशन में चंद्रशेखर राव के रूप में एक एस्टैब्लिश्ड लीडर के साथ यूनिफाइड आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग रीजन मिला, वहीं आंध्र प्रदेश को मिली अनस्टेबल पॉलिटिक्स, जिसमें कई बड़े और छोटे प्लेयर्स थे, जैसे चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, बीजेपी और सीपीआई। लेकिन इसी लड़ाई के बीच आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई पवन कल्याण की, और उनकी एंट्री एक ऐसी आंधी की तरह थी जिसके आने से पहले शांति छा जाती है। पवन कल्याण का ओरिजिनल नेम कोनिडेला कल्याण बाबू है और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार हुआ करते थे। उन्होंने 1996 में अक्कड़ा अम्मई इक्कड़ा अब्बई फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया और एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी। कराटे में ब्लैक बेल्ट पवन कल्याण अपने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए काफी फेमस थे और इसीलिए उनके फैंस ने उन्हें पावर स्टार का टैग दिया। पवन कल्याण ने सिनेमा में सफलता का स्वाद चख लिया था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल कापू कम्युनिटी से होने की वजह से उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा था। कापू आंध्र प्रदेश की डोमिनेंट हिंदू कास्ट है, जो हिस्टोरिकली भी वॉरियर्स और मिलिट्री लीडर्स रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में कापू कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि टोटल 175 एमपीज में से 2019 में 19 एमपीज, तो वहीं 2024 में 24 एमपीज कापू कम्युनिटी के हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पवन कल्याण का फिल्मी करियर हमेशा टॉप पर था, कुछ मूवीज के बाद उनका स्लाइड डाउनफॉल शुरू हो गया था। 1996 में अक्कड़ा अम्मई इक्कड़ा अब्बई मूवी के साथ डेब्यू करने वाले पवन कल्याण ने एक के बाद एक गोकुलामलो सीता, सुस्वागतम, थोली प्रेमा, थमुडू, बद्री और कुशी जैसी सुपरहिट फिल्म्स दी। लेकिन 2003 से 2007 के बीच एक एक करके उनकी कई मूवीज फ्लॉप हुई। पहले डायरेक्टर के रूप में जॉनी मूवी और फिर एक्टर के रूप में गुडुम्बा शंकर, बालू, बंगाराम और अन्नावरम मूवीज फ्लॉप हो गईं। फिल्मी करियर में इस कंटिन्यूअस फेलियर के चलते उनका रुझान पॉलिटिक्स में और ज्यादा बढ़ने लगा। 2007 में पवन कल्याण ने अपना पहला पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया, इसका नाम था कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स। जल्दी उनके भाई चिरंजीवी ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दी, उसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी, और उसके साथ ही पवन कल्याण की एंट्री भी ऑफिशियली पॉलिटिक्स में हो गई। वो 2008 में पार्टी के यूथ विंग के लीडर बन गए और पार्टी के लिए एग्रेसिवली कैंपेन भी किया। उनकी एग्रेसिव कैंपेनिंग का आलम यह था कि उन्होंने कांग्रेसी पर्सन का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसका मतलब होता है वी विल रिमूव देयर धोतीज एंड बीट देम अप। पर चिरंजीवी और पवन कल्याण के इस मैजिकल मैचअप का कोई फायदा नहीं हुआ और 2009 इलेक्शंस में प्रजा राज्यम पार्टी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी और उसके बाद चिरंजीवी ने अपनी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी को 2011 में कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन ये बात पवन कल्याण को पसंद नहीं आई और दोस्तों इसके बाद पवन कल्याण ने पॉलिटिक्स से कुछ दूरी बना ली। 2012 में उनकी सुपरहिट मूवी आई जिसका नाम था गब्बर सिंह। लेकिन दोस्तों कुछ तो था जो पवन कल्याण को पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा स्टेप लिया और वो था 2014 में खुद की पार्टी को स्टार्ट करना, जिसका नाम था जन सेना पार्टी। और इसी के साथ पवन कल्याण की वापसी हुई पॉलिटिक्स में। 2014 में वो पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद गए और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी अलायंस को सपोर्ट किया। हालांकि पवन कल्याण और उनकी पार्टी ने इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं किया। 2017 तक पवन कल्याण बीजेपी के साथ ही रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एनडीए अलायंस को छोड़ दिया क्योंकि उनकी शिकायत थी कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में रखने का वादा किया था, जो वादा पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और अपनी ही पार्टी को प्रमोट करने के लिए एक रिबेल के रूप में काम करने लगे। पवन कल्याण की स्ट्रैटेजी रिबेल बनकर आंध्र प्रदेश के ग्रासरूट लेवल और बर्निंग इश्यूज को सामने लाने की थी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के उद्यानम रीजन में क्रोनिक किडनी डिजीज पाई गई, जिससे अब तक 35,000 लोग डायग्नोस हो चुके हैं और 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस किडनी डिजीज की तरफ सरकार का ध्यान ले जाने के लिए पवन कल्याण हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे। इसी तरह पैडी क्रॉप्स में एमएसपी की कमी की वजह से कई फार्मर सुसाइड कर रहे थे और किसानों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए पवन कल्याण काकीनाड़ में अनशन में बैठ गए। सिर्फ यही नहीं, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट भी उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।
आम आदमी की आवाज बनने की कोशिश कर रहे पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 2019 के इलेक्शंस लड़ने का डिसीजन लिया और सीपीआई, सीपीएम और बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। इस इलेक्शन में जनसेना पार्टी को ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन इलेक्शंस ने पवन कल्याण को एक रियलिटी चेक देने का काम किया। जनसेना पार्टी ने 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया और खुद पवन कल्याण भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े। पवन कल्याण खुद उन दोनों सीट से हार गए। इस पूरे इलेक्शन में जनसेना पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई और जिस एक एमएलए ने जनसेना पार्टी की तरफ से इस एक सीट को जीता, वो भी एंड में जनसेना पार्टी को छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में जाके जुड़ गया। इस बड़े सेटबैक के बाद सबको उम्मीद थी कि जनसेना पार्टी के साथ वही होगा जो चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन पवन कल्याण के पॉलिटिकल करियर और जनसेना पार्टी का पुनर्जन्म होना अभी बाकी था। How tables were turned in 2019 के इलेक्शन के बाद उनके क्रिटिक्स उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, नॉन रेसिडेंट पॉलिटिशियन और जाने किन किन नामों से बुलाने लगे। वाईएसआरसीपी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कई सारी पब्लिक मीटिंग्स में पवन कल्याण की मैरिज लाइफ पर भी कमेंट्स किए। सिर्फ यही नहीं, जगनमोहन रेड्डी ने पवन कल्याण को टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू का पाला हुआ बेटा भी कहा, लेकिन पवन कल्याण नहीं रुके। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसेना पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ अनाउंस किया और जोरों शोरों से मार्चेस और पब्लिक रैलीज में जुट गए। 2022 में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक सीरीज ऑफ पब्लिक इवेंट्स या फिर कहीं मीटिंग शुरू की, जिसका नाम था जनवाणी। विशाखापट्टनम में इसी सीरीज की एक मीटिंग पर वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया और जनसेना पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इस समय जनसेना पार्टी की हेल्प के लिए चंद्रबाबू नायडू आगे आए और उन्होंने जनसेना पार्टी के लीडर्स के लिए आवाज उठाई। इस तरह पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से साथ आने लगे, लेकिन अब जरूरत थी कि बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को सेम पेज पे लाने की, ताकि पुराना एनडीए अलायंस आंध्र प्रदेश में फिर से पुनर्जीवित हो सके और एनडीए अलायंस स्ट्रांग हो सके। और यही काम किया पवन कल्याण ने। दरअसल चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में करीब 50 दिन जेल में थे। इस दौरान पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने राजमंड्री जेल गए और मिलने के बाद टीडीपी के साथ अलायंस की अनाउंसमेंट कर दी। इसी दौरान वो बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी को सेम पेज पर लाने के लिए जी जान से लगे रहे। दोनों को साथ लाने के लिए वो कम सीट्स पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी रेडी हो गए, ताकि 2014 वाले मैजिक को रिपीट किया जा सके। उनके प्रयास से तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना पार्टी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ा। पवन कल्याण ने अपने एंड पर काफी फोकस्ड और इफेक्टिव इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया। उदाहरण के लिए उन्होंने वरही नाम के एक व्हीकल पर वरही विजय यात्रा की शुरुआत की। वरही का अर्थ होता है दोस्तों भगवान विष्णु के वराह अवतार का शक्ति स्वरूप। इससे वो कंबाइंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए और वहां लोगों से अपना कनेक्ट स्टैब्लिश किया। पवन कल्याण की ये सारी स्ट्रैटेजीज और सारे एफर्ट्स सफल साबित हुए और इलेक्शंस के रिजल्ट आपके सामने हैं। लैंडस्लाइड और हिस्टोरिक विक्ट्री में जनसेना पार्टी ने अपनी विजय का झंडा लहरा दिया। जिस पवन कल्याण को उनके विरोधी पार्टी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कह रहे थे, वही आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं और साथ ही उन्होंने एनडीए के लिए आंध्र प्रदेश में एक मीडिएटर के रूप में और स्पेशली एक ऐसे इलेक्शन में जहां पे बीजेपी को एनडीए अलायंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां पे आंध्र प्रदेश में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर दोस्तों पवन कल्याण की इस कहानी का अंत एक मास्टर स्ट्रोक को डिस्कस किए बिना नहीं हो सकता। मास्टर स्ट्रोक दोस्तों पवन कल्याण का इलेक्शन में इंपैक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर फील हुआ, लेकिन उनका सबसे बड़ा इंपैक्ट फील हुआ कापू कम्युनिटी को कम्मा लीडर से डोमिनेटेड बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी से जोड़ने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कापू और कम्मा कम्युनिटी क्या है और आखिर इनमें किस बात की राइवलरी है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में 2 कास्ट काफी प्रेवलेंट है। पहली है कापू जो न्यूमेरिकली स्ट्रांग है और आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन का 18% कंट्रीब्यूट करती है। पवन कल्याण खुद इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरी है कम्मा जिसके लोग पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है और तेलुगु देशम पार्टी को मेजोरली इसी कम्युनिटी के लीडर्स डोमिनेट करते हैं। हालांकि कम्मा कम्युनिटी के लोग आंध्र प्रदेश में सिर्फ 6% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन देते हैं, पर कम्माज और कापूस के बीच 1980s के दशक से एक राइवलरी चलती आ रही है और इस राइवलरी की शुरुआत एक हाई प्रोफाइल मर्डर के साथ हुई थी। दरअसल कांग्रेस के कापू लीडर और एमएलए वंगवीती मोहन रंगा राव एके रंगा को 1988 में तेलुगु देशम पार्टी के कम्मा लीडर देविनेनी राजशेखर एके नेहरू ने एलिजिडली मार दिया था। पर क्यों हुआ ये मर्डर? एक्चुअली नेहरू का एक छोटा भाई था
देवीनेनी मुराली, जिसका मर्डर हो गया था और इस मर्डर का प्राइम एक्यूज्ड कोई और नहीं बल्कि रंगा था। रंगा की डेथ के बाद आंध्र प्रदेश में वायलेंस शुरू हो गया, जिसे रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ा। इस मर्डर केस की वजह से कापू कम्युनिटी ने टीडीपी को वोट देना बंद कर दिया और टीडीपी का मेजोरिटी वोट शेयर कांग्रेस के हक में चला गया। 2014 में तेलंगाना की फॉर्मेशन और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के डिक्लाइन के बाद कापू कम्युनिटी के वोट्स वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो गए। लेकिन वाईएसआर सीपी के साथ जुड़े हुए कापू कम्युनिटी के लोगों को पवन कल्याण ने अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि वो खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। साथ ही उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर वोटर्स की हेल्प की। फॉर एग्जाम्पल, वो आत्महत्या करने वाले टीनेंट फार्मर्स वाले कई फार्मर फैमिलीज को अभी तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट कर चुके हैं। इससे उनके लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ और कापू कम्युनिटी ने उन्हें वोट दिया। इस विधानसभा इलेक्शन में पवन कल्याण ने वाईएसआर-सीपी की कापू लीडर वांगा गीता के अगेंस्ट पीठापुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और उन्होंने ये सीट एक कापू लीडर को हराकर जीत ली। साथ ही कापू डोमिनेटेड एरियाज में भी जनसेना पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जो पवन कल्याण की सक्सेस को बताता है। पवन कल्याण ने ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत काम किया है और उसमें मास अपील की ताकत है। उनकी मास अपील के चलते उन्होंने यंग वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया, जिन्होंने पवन कल्याण के लिए रैलीज और कैंपेन्स भी किए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पवन कल्याण के पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर हार और चैलेंजेस को ओवरकम करने की ताकत है। 2019 में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एनडीए से पहले अलग होने के बावजूद जरूरत के हिसाब से 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को शोकेस करते हुए उन्होंने एनडीए को रीज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करने और स्ट्रगल से लड़ने की वजह से उन्होंने अपना ब्रॉड वोटर बेस भी बनाया है। कंक्लूजन, दोस्तों, पवन कल्याण की पॉलिटिकल जर्नी का इम्पैक्ट फार रीचिंग और मल्टी डायमेंशनल रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नई दिशा को इंट्रोड्यूस किया है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डायमेंशन से अलग है। उदाहरण के लिए उनका फोकस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सोशल जस्टिस पर था, जो उनकी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही पवन कल्याण ने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्रिएट किया टुवर्ड्स इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, जो चुनाव में जीत से ज्यादा पब्लिक वेलफेयर पर केंद्रित थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो यूथ और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिकली एंगेज करने और एम्पावर करने पर केंद्रित था। और जनसेना पार्टी के साथ उनकी रिसेंट इलेक्टोरल सक्सेस ने आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी है। और इन सभी रीजंस की वजह से इस समय आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की इमेज एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाले नेता की है, जो अपने उसूलों पर अडिग रहता है। और इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और आंध्र प्रदेश के लोग कहते हैं कि पवन कल्याण है राइट लीडर एट द राइट टाइम। तो दोस्तों, ये थी कहानी पवन कल्याण के पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर। इस वीडियो में ना हमने सिर्फ पवन कल्याण की जर्नी को देखा, बल्कि आंध्र प्रदेश के पूरे पॉलिटिकल सेटअप को देखा और ये जाना कि किस तरीके से एक टॉप एक्टर एक टॉप पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि ग्राउंड सेंटिमेंट क्या है पवन कल्याण को लेकर राइट नाउ। और ऐसे ही शानदार पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ओके, तो मेरे दिमाग में जब मैं ओवरऑल पूरा वीडियो देख रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर कोई नया पॉलिटिक्स में आना चाहता है और इस तरीके का छाप छोड़ना चाहता है, तो उनको पवन कल्याण सर से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लाइक वो जिस ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, ये इससे सीखने वाली बात है यार। नहीं तो नोबडी केयर्स। लाइक दिमाग में कैसे इमेज होती थी हमारे पॉलिटिशियंस को लेके, नोबडी केयर्स, ये तो अपना इश अपने को ही करना है। वो कैसे वोटिंग के टाइम पे आते हैं तब कुछ 2-4 हमारे लिए स्कीम लाएंगे, कुछ चीजें करेंगे एंड देन नोबडी केयर्स। ओके, बट पवन कल्याण सर एकदम ही ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके साथ बैठा हुआ मैंने फोटो देखा है। लाइक लिटरली वो उस एरिया में जाके उनके साथ खुद बातें करके उनके इश्यूज को खुद एड्रेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। लिटरली मैंने उनके अभी कितने सारे वीडियोस पर रिएक्ट किया है, जहां पे मैंने ये भी देखा है कि उनको कितने क्रिटिसिज्म मिले हैं ऑपोजिशन से, बहुत गलत बातें की गई उनके, और वो हार भी गए थे। उसके बाद उन्होंने कैसे वो खड़े हुए, कैसे काम किया अपने आप पे, या फिर जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे सारी चीजें उन्होंने की। सो दैट वाज ग्रेट। मतलब बोलते ना, कुछ लीडर्स के वजह से हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है, वरना वी पीपल आर लाइक वेरी मच फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं जो हमारी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ा देते हैं।
तो उनमें से है पवन कल्याण सर। आपको कैसे लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।